हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी राका राजपूत। आज मैं आपके लिए लाई हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको राष्ट्रपति के सारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सारे आए हुए क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। और मैं बता दूं कि आज मेरा ये वीडियो बहुत लेट जाएगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी तक मेरी तबीयत थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ख़राब थी और थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए क्यों ना वीडियो बना लें, क्योंकि आप लोगों को एक आस रहती है कि वीडियो आएगा। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। लेट जा रहा है, उसके लिए सॉरी। चलिए बढ़ते हैं आज की प्रश्न की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। कथन ए, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? इसमें ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही है। ये सही नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अतः कथन ए सही है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार कारण आर गलत है। आर गलत है क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित की गई हैं। ठीक है, इसका सी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा। हाँ, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष मतदान से। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते, बता सकते हैं कि कैसे होता है। चलिए मैं बताती हूँ आपको। इसका अप्रत्यक्ष रूप सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षता भाग नहीं लेती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है क्योंकि इसमें जनता भाग नहीं लेती है, इसलिए इनडायरेक्ट इसको बोल सकते हैं। इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। सही है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। इसमें दोनों ही सही है, क्योंकि ये भी सही कह रहा है। इसमें दोनों ही सही हैं। सी इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही स्पष्टीकरण और सही स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था, मतलब इसका निर्वाचन कैसे होता है, तो मैंने बताया था जनता डायरेक्ट इसको नहीं कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये फिर से वैसे ही आया है, थोड़ा घूम के आया। कैसे किया जाता है? अभी मैंने बताया था प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। नहीं, प्रत्यक्ष नहीं होता है, अभी मैंने बताया। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। अभी मैंने बताया था एकल प्रणाली द्वारा होता है। इसका ये सही है। आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा नहीं, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा नहीं। इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना। हाँ, अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। अब हमें बताना है राष्ट्रपति के निर्वाचन में सदस्यता में कौन कौन भाग ले सकता है। जैसे सदस्य के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य। हाँ, चलो बताते चलते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सही है। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सही है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सही है। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्य, ये गलत है। सॉरी, ये गलत नहीं है, ये गलत है और ये सही है ना। हाँ, पांडिचेरी से तो लिए जाते हैं क्योंकि वो भी केंद्र शासित है, तो केंद्र शासित के तो सारे लिए जाते हैं। संसद के लिए जाते हैं, राज्य विधानमंडल से नहीं लिए जाते हैं, सभी राज्यों के विधानसभा से लिए जाते हैं। पांडिचेरी से, हाँ ये सही है, ये गलत है 2 वाला। ठीक है, 1 3 4 इसमें देखना है मुझे। 1 3 4 कौन सा है? 1 3 4 हमारा सी है, ये सही हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होते। अब मुझे बताना है इसमें कौन कौन निर्वाचक गण सम्मिलित नहीं होता है। इसमें होता है नहीं है, हाँ इसमें देखो, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य अभी मैंने बताया था ये होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं, ये सही अभी बताया था। राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये नहीं होते हैं, क्योंकि ये अभी मैंने हाँ ये मैंने बताया था, ये ABCD ये थोड़ा क्रम गलत हो गया है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ये मतलब 1992 द्वारा अंतः स्थापित है। ओके, इसका D सही हो जाएगा, ठीक है, ये में लगाना है, D C नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं। नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। हमें इसमें सही उत्तर चुनना है, कौन कौन से सही हैं, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये सही नहीं है। राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, ये सही है। संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, ये गलत है। इसमें कौन कौन सा है, 2 और 3, इसमें 2 और 3 जो सही होगा वही सही है, ठीक है अपना, ये भी सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। हमें बताना है चुनाव मंडल के सदस्य कौन कौन से होते हैं। ये हमारा वही क्वेश्चन घूम घूम के ऐसे पूछा जाता है, उसी तरीके से मैंने आपको मतलब मैं बता रही हूँ आपको उसी तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं। भारत में लोकसभा के चुने हुए सदस्य, ये सही है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, ये सही है। राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ये सही है। राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य, ये सही नहीं है, ठीक है। इसमें हो जाएगा 1 2 3, हमारा 1 2 3 किसमें है, इसमें है C में, ठीक है, C सही हो जाएगा। ये थोड़ा क्रम गलत हो गया लेकिन अपना C सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यों के विधान सभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं द्वारा। ये हमारा क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड हुआ है आप सब लोग तुरंत बता देंगे। ये इसका D सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सोचिए इतनी तरीके से ये क्वेश्चन आता है, उतनी तरीके से मैंने आपको बताया, कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी ये क्वेश्चन आए फटाक से लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। हाँ, अब मुझे फिर से बताना है कि चुनाव प्रकरण के लिए कौन सा सही नहीं है। इसमें है पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव आवश्यक हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति, हाँ बताते चलते हैं, हाँ हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा, सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल का समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, सही है। निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, गलत। इसमें D सही हो जाएगा, ठीक है, ये D इसका सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, गलत ही पूछा है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने अर्थात किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जाता है। इसमें लिखा है ना किया जाता है लेकिन नहीं किया जाता, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। अन्य सभी विकल्प इसमें बाकी सब सही हैं। राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचन के मंडल में AIR 1974 SC 1682 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को इस आधार पर ना तो स्थगित किया जा सकता है और ना ही अवैध ठहराया जा सकता है कि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिया जाने के कारण निर्वाचक नामावली अधूरी थी। अतः इसमें ये D सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही हैं, ये सही है, ये सही नहीं है, इसलिए इसमें ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। अब हमें बताना है कम से कम। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952-1994 में यथा संशोधित के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों
इसमें कहीं 50 दिया है? नहीं दिया है ना। 50 निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों, ठीक है, वही होते हैं 50 निर्वाचकों जो संसद और विधायक होते हैं ना, सांसदों एवं विधायकों का प्रस्ताव होना आवश्यक है तथा साथ ही कम से कम 50 निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या 10 थी, ठीक है। इसमें 50 नहीं दिया है कहीं पे, तो इसको इनमें से तो कोई नहीं है, ठीक है, तो ये इसका 50 ही सही है। ओके, आगे हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं है होता यदि, मुझे बताना है क्यों नहीं होता है, ठीक है। वह स्वयं प्रत्याशी होता है, वह उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदस्य में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष है, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ये सही है, ठीक है, क्योंकि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल के निम्न सदन का सदस्य हो। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं, अतः यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र ही नहीं होता है, ठीक है, तो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है लेकिन ये ईजी है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अविनिश्चित जनसंख्या से है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच बीच में कैसे टकरा जाती हैं, भैया ना जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो मतलब बताने में भी लगता है कि आप लोगों के लिए देर नहीं हो, तो जल्दी जल्दी बताने की भी पड़ती है, तो वही हो जाता है, ठीक है। इसमें वैसे हम लोगों को पता है कि 1971 है, ठीक है, इसका ये सही है। 1971 की जनगणना के अनुसार ही चलते हैं हम लोग। 42वें संविधान, ये हमको याद रखना है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आशय 1971 के जनगणना द्वारा अविनिश्चित जनसंख्या से है, ऐसा वर्ष 2000 तक के लिए निर्धारित किया गया था। अब 84वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे वर्ष 2026 तक के लिए निर्धारित किया गया है। अब हम लोगों को पहले तो 2000 तक के लिए था, अब 2001 में जब दोबारा संशोधन हुआ 84वां जो संशोधन हुआ, ठीक है, उसमें हमें कर दिया गया है ये हमारी 1971 वाली जनगणना ही चलती रहेगी, कब तक? 2026 तक, ठीक है, निर्धारित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है, ठीक है। हमारा 1971 जनगणना है, ये हमें मतलब जाननी है। और 84वें संविधान में हमारा जो था वो 2026 कर दिया गया। जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 2000 तक था, ठीक है। ये हमें 2 चीज़ें याद करनी है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक नहीं है, हमें बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के लिए आयु 35 वर्ष हो, ठीक है, ये तो हमें पता है, सभी को पता है, आप लोगों को नहीं पता हो तो नोट कर लीजिए। पढ़ा लिखा हो, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। नेता होने के लिए पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी ही नहीं है, आपने तो देखा ही है कि नेता, अब क्या बताएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, सही है। देश का नागरिक हो, सही है। इसमें ACD सही है, ठीक है, और ये इसमें पूछा है नहीं हो तो ये हमारा B सही हो जाएगा, ओके। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 58(1) में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया, उसमें बताया जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है। लो, संविधान के अनुच्छेद 58(1) में ही लिखा है कि पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, करते हैं। उसे भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, नागरिकता ले लो। उसे 35 वर्ष की उम्र की पूरी कर लेनी चाहिए, ये सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये सही नहीं है, ठीक है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा अपना? ये अपना 2 ही सही है, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58(1) के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पद हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक, न कि भारत का जन्मा नागरिक हो, ठीक है। यहाँ पे नागरिकता ले लो, और जरूरी नहीं यहीं पे जन्म हुआ हो। इसी प्रकार उसे संसद, राज्यसभा एवं लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। हाँ,
चलिए ठीक है, बी अपना सही है। आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना कोई ज़रूरी नहीं है। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ये सही है। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का नहीं, इसमें यही सही है, सी सही है। संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। इसमें से मतलब उसके निर्वाचित तुरंत उसे छोड़ देनी चाहिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें सी सही हो जाएगा। ओके, सी सही हो जाएगा अपना। बताइएगा ज़रूर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि ये वीडियो मेरा कैसा लगा, क्योंकि ताकि मैं सारे राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक, मैं कोशिश करूँगी कि सारे कराऊँ, और आप बताइएगा ये कैसा लगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।